नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 11 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में समाज का बोध नामक पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 भारतीय समाजशास्त्री का टॉपिक राज्य पर A.R. देसाई के विचार पेज नंबर 103 से पढ़ेंगे कि राज्य के संबंध में A.R. देसाई के क्या विचार थे। आधुनिक पूंजीवादी राज्य एक महत्वपूर्ण विषय था जिसमें A.R. देसाई की रुचि थी। हमेशा की तरह इस विषय को समझने में भी उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अपनाया। द मिथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट नामक निबंध में देसाई ने विस्तारपूर्वक इसकी विवेचनात्मक समीक्षा की है तथा इसकी कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। समाजशास्त्रीय साहित्य की प्रमुख परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए देसाई ने कल्याणकारी राज्य की निम्नलिखित विशेषताएं बताई कि राज्य की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, जो इस प्रकार हैं। पहली विशेषता आती है कल्याणकारी राज्य एक सकारात्मक राज्य होता है। इसका अर्थ है कि उदारवादी राजनीति के शास्त्रीय सिद्धांत की लेसेज फेयर नीति से भिन्न होता है। कल्याणकारी राज्य केवल न्यूनतम कार्य ही नहीं करता जो कानून तथा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं, बल्कि कल्याणकारी राज्य हस्तक्षेपीय राज्य होता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि कल्याणकारी राज्य केवल न्यूनतम कार्य ही नहीं करता है जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक होते हैं, और बल्कि कल्याणकारी राज्य हस्तक्षेपीय राज्य होता है। समाज की बेहतरी के लिए, समाज को अच्छे के लिए सामाजिक नीतियों को तैयार तथा लागू करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग सक्रिय रूप से करता है। दूसरी विशेषता आती है कल्याणकारी राज्य जो है लोकतांत्रिक राज्य होता है, और कल्याणकारी राज्य के जन्म के लिए लोकतंत्र की एक अनिवार्य दशा होती है। औपचारिक लोकतांत्रिक संस्थाओं विशेषकर बहु पार्टी चुनाव कल्याणकारी राज्य की पारिभाषिक विशेषता समझी जाती है। यही कारण है कि उदारवादी चिंतकों ने समाजवादी तथा कम्युनिस्ट राज्यों को इस परिभाषा से बाहर रखा है। अब तीसरी विशेषता आती है कल्याणकारी राज्य की अर्थव्यवस्था मिश्रित होती है। जो कल्याणकारी राज्य हैं उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ निजी पूंजी कंपनियाँ तथा राज्य अथवा सामूहिक कंपनियाँ दोनों साथ साथ कार्य करती हों। एक कल्याणकारी राज्य ना तो पूंजीवादी बाजार को ही खत्म करना चाहता है और ना ही ये उद्योगों तथा दूसरे क्षेत्रों में जनता को निवेश करने से रोकता है। कमोवेश कल्याणकारी राज्य जरूरत की वस्तुओं और सामाजिक अधिसंरचना पर ध्यान देता है, जबकि उपभोक्ता जो है वस्तुओं पर निजी उद्योगों का वर्चस्व होता है। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, कहा जा रहा है जो कल्याणकारी राज्य है वो ज़रूरत की वस्तुओं को ही सामाजिक अधिसंरचना के पर ध्यान देता है, और जो उपभोक्ता होते हैं वो वस्तुओं पर निजी उद्योगों का वर्चस्व होता है। देसाई कुछ ऐसे तरीके बताते हैं जिसके आधार पर कल्याणकारी राज्य द्वारा किए गए कार्यों का परीक्षण किया जा सके। यह है पहला, क्या कल्याणकारी राज्य गरीबी सामाजिक भेदभाव से मुक्ति तथा अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखता है। दूसरी आती है क्या कल्याणकारी राज्य आय संबंधित असमानता को दूर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाता है, जैसे धन के जमाव को रोक करके अमीरों की आय के कुछ भाग को गरीबों में पुनः बांटना। अब ये कल्याणकारी राज्य की एक विशेषता है जिसमें बताया गया कि जो आय से संबंधित असमानताओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाता है। जैसे मान लीजिए कुछ धन के जमाव यानी धन को एकत्रित करने को रोक करके अमीरों की जो आय के कुछ भाग हैं उस भाग को गरीबों में पुनः बांटना। तीसरी विशेषता आती है क्या कल्याणकारी राज्य अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से परिवर्तित करता है जहाँ पूंजीवादियों की अधिक से अधिक लाभ कमाने की प्रवृत्ति पर समाज की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए रोक लगाई जा सकती हो, यानी कि जो समाज की ज़रूरतें हैं उन पर रोक लगा दे और पूंजीवादियों को अधिक से अधिक लाभ कमाने की जो प्रवृत्ति है उसको रोक दिया जाए। फिर है चौथी व्यवस्था, क्या कल्याणकारी
राज्य स्थायी विकास के लिए आर्थिक मंदी तथा तेजी से मुक्त व्यवस्था का ध्यान रखता हो। पांचवा आता है, क्या यह सबके लिए रोजगार उपलब्ध कराता है। इस आधार को ध्यान में रखते हुए देसाई उन देशों के कार्यों का परीक्षण करते हैं जिनको अक्सर कल्याणकारी राज्य कहा जाता है, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका तथा यूरोप के अधिकांश भाग। हम ये पाते हैं कि उनके द्वारा काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर दावे किए गए थे कि अधिकांश आधुनिक पूंजीवादी राज्य, जहाँ तक कि विकसित देश भी, अब बताया कि जहाँ तक कि विकसित देश भी अपने नागरिकों को निम्नतम आर्थिक सामाजिक सुरक्षा देने में असफल रहे हैं। वे आर्थिक असमानता को कम करने में सफल नहीं हो पाए हैं, उसे प्रोत्साहित ही करते हैं। यानी कि जो कह रहे हैं सामाजिक सुरक्षा के लिए जो नागरिक हैं, अपने देश के नागरिक हैं, उनको आर्थिक सामाजिक सुरक्षा के लिए असफल रहे, उनको प्रेरित करने में और कम करने में, असमानता को कम करने में सफल नहीं हो पाए हैं। अधिकांशतः उसे प्रोत्साहित ही कर पाए, यानी प्रोत्साहित ही करते हैं। तथाकथित कल्याणकारी राज्य बाजार के उतार चढ़ाव से मुक्त स्थायी विकास करने में भी असफल रहे हैं। अतिरिक्त धन की उपस्थिति तथा अत्यधिक बेरोजगारी इसकी कुछ अन्य असफलताएं हैं। अपने इन तर्कों के आधार पर देसाई ने यह निष्कर्ष निकाला कि कल्याणकारी राज्य की सोच एक भ्रम है। A.R. देसाई ने राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत पर भी लेखन कार्य किया। उनके इन लेखों में हम देख सकते हैं कि देसाई एकांगी दृष्टिकोण को लेकर के नहीं चलते, कि हमने देखा है कि जो देसाई है वो एकांगी यानी अकेले दृष्टिकोण को लेकर के नहीं चलते, अकेले किसी काम को नहीं करते, बल्कि कम्युनिस्ट राज्यों की कमियों की आलोचना भी करते हैं। उन्होंने मार्क्सवादी चिंतकों के उदाहरण द्वारा इस तथ्य पर बल दिया कि कम्युनिज्म के तहत भी लोकतंत्र का महत्व होता है तथा राजनीतिक उदारता एवं कानून का राज प्रत्येक वास्तविक समाजवादी राज्य में बने रहना चाहिए। स्वतंत्र भारत के बेहतरीन भारतीय समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास ने डॉक्टरेट की उपाधि 2 बार प्राप्त की थी। जो बेहतरीन भारतीय समाजशास्त्री हैं M.N. श्रीनिवास, इन्होंने जो है डॉक्टरेट की उपाधि 2 बार प्राप्त की, यानी PhD की, एक बम्बई विश्वविद्यालय से तथा दूसरी ऑक्सफोर्ड से। जो एक उपाधि उन्हें मिली थी, यानी कि जो एक डॉक्टरेट की एक उपाधि उन्हें मिली, वो तो मिली मुंबई विश्वविद्यालय से, और दूसरी जो उपाधि उन्हें मिली वो मिली थी ऑक्सफोर्ड से। श्रीनिवास मुंबई में घुरे के शिष्य थे। ऑक्सफोर्ड के सामाजिक मानव विज्ञान विभाग के अध्ययन के दौरान इनके बौद्धिक अभिविन्यास में बदलाव आया। उस समय ब्रिटिश सामाजिक मानव विज्ञान पाश्चात्य मानव विज्ञान में एक प्रभावी शक्ति के रूप में उभरकर सामने आया और श्रीनिवास स्वयं विषय के महत्वपूर्ण केंद्र में रहकर उसके अध्ययन से प्रसन्न थे। श्रीनिवास के डॉक्टरेट के शोध निबंध का प्रकाशन रिलीज एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया के नाम से हुआ। अब यहाँ पर बताया गया जो श्रीनिवास हैं उनके जो डॉक्टरेट के शोध का निबंध का प्रकाशन हुआ, यानी कि उनका जो शोध के समय PhD के समय जो उन्होंने निबंध लिखा था उसका प्रकाशन रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया के नाम से हुआ, यानी कि इस नाम से इनका इस निबंध को प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में श्रीनिवास ने ब्रिटिश सामाजिक मानव विज्ञान के प्रभावी संरचनात्मक प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य पर कार्य किया। इस पुस्तक ने पूरे विश्व में श्रीनिवास का सम्मान बढ़ाया कि PhD के समय जो उन्होंने शोध का निबंध लिखा था उस निबंध ने क्या है, इस निबंध का जो प्रकाशन हुआ था उस पुस्तक ने पूरे विश्व में श्रीनिवास का सम्मान बढ़ाया। ऑक्सफोर्ड में नव स्थापित भारतीय समाजशास्त्र विभाग में प्रवक्ता के रूप में श्रीनिवास की नियुक्ति हुई और इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद में
ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में नवस्थापित जो भारतीय समाजशास्त्र विभाग था उसमें प्रवक्ता के रूप में, लेक्चरर के रूप में श्रीनिवास की नियुक्ति हुई, परंतु 1951 में इस्तीफा देकर वे भारत लौट आए। अब उनको इस पद पर नियुक्ति मिली, लेकिन उन्होंने 1951 में इस पद से इस्तीफा दे दिया, यानी कि त्यागपत्र दिया, और त्यागपत्र देकर के वे भारत लौट आए, जहां महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय बड़ौदा में नवस्थापित समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभाला। 1959 में वे दिल्ली आए, जहां दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यहाँ पर बताया कि 1959 में वे दिल्ली आए और जहाँ पर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की, जो शीघ्र ही पूरे भारत में समाजशास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। यानी कि इन्होंने जो दिल्ली आकर के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में समाजशास्त्र विभाग को शुरू किया था और जल्दी ही वो पूरे भारत में समाजशास्त्र का प्रमुख केंद्र बन गया था। श्रीनिवास अक्सर ये शिकायत करते थे कि उनका अधिकांश समय संस्थाओं को बनाने में ही बीत जाता है और स्वयं उनके पास शोध कार्य के लिए बहुत ही कम समय रह जाता है। ये श्रीनिवास की शिकायत थी, या उनका मानना था कि उनका जो समय है वो ज़्यादातर किसी न किसी संस्था को विकसित करने में, बनाने में चल जाता और शोध कार्य के लिए उनके पास समय ही नहीं बचता है। इन कठिनाइयों के रहते हुए भी श्रीनिवास ने कुछ विषयों पर महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे जाति, आधुनिकीकरण तथा सामाजिक परिवर्तन की अन्य प्रक्रियाएं, ग्रामीण समाज इत्यादि। श्रीनिवास ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान तथा सहयोगियों की मदद से भारतीय समाजशास्त्र को विश्व के मानचित्र पर स्थापित किया। उनकी ब्रिटिश सामाजिक मानव विज्ञान तथा अमेरिकन मानव विज्ञान, विशेष तौर पर शिकागो विश्वविद्यालय में जो कह रहे हैं इनकी जो रचनाएं थी, या उनकी ब्रिटिश सामाजिक मानव विज्ञान, अमेरिकन मानव विज्ञान, विशेष तौर पर शिकागो विश्वविद्यालय में जबरदस्त पहचान थी, जो उस समय विश्व मानव विज्ञान में एक शक्तिशाली केंद्र के रूप में उभर रहा था। जीएस घुरे तथा लखनऊ के विद्वानों की तरह श्रीनिवास ने भी नई पीढ़ी के समाज को तैयार किया, जो आने वाले दशकों में अपने विषय के दिग्गजों के रूप में स्थापित होने वाले थे। अब आता है एम.एन. श्रीनिवास के गांव संबंधी विचार की उनके गांव संबंधी क्या विचार थे। एम.एन. श्रीनिवास की रुचि भारतीय गांव तथा ग्रामीण समाज में जीवन भर बनी रही। यद्यपि वे गांवों में कई बार सर्वेक्षणों तथा साक्षात्कार के लिए जा चुके थे, कई बार सर्वे करने के लिए और साक्षात्कार के लिए गांव में गए थे, गांव में जा चुके थे, लेकिन 1 वर्ष तक मैसूर के निकट एक गांव में कार्य करने के पश्चात ही उन्हें ग्रामीण समाज के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त हुई। गांव में रहकर कार्य करने का अनुभव इनके व्यवसाय तथा बौद्धिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ था, कि इन्होंने जो है ज़्यादातर जो अपने शोध कार्य के लिए या सर्वेक्षण के लिए वो मैसूर के गांव में गए, और गांव में जाने के बाद उन्हें समाज के बारे में प्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त हुई और गांव में रहकर के कार्य करने का अनुभव भी इनके व्यवसाय तथा बौद्धिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। 1950 और 60 के दौरान श्रीनिवास ने ग्रामीण समाज से संबंधित विस्तृत नृजातीय ब्यूरो के लेखे जोखों को तैयार किया था, कि 1950 और 60 का जो दशक था उस समय श्रीनिवास ने गांव से संबंधित जो भी नृजातीय ब्यौरे थे, सर्वेक्षण था, उनको तैयार करने में सामूहिक परिश्रम को केवल प्रोत्साहित किया बल्कि उनका समन्वय भी किया। श्रीनिवास एस.सी. दुबे तथा डी.एन. मजूमदार जैसे विद्वानों के साथ मिलकर के भारतीय समाजशास्त्र में उस समय के ग्रामीण अध्ययन को प्रभावशाली बनाया था। गांव पर श्रीनिवास द्वारा लिखे गए लेख मुख्यतः 2 प्रकार के हैं। सर्वप्रथम गांवों में किए गए क्षेत्रीय कार्यों का नृजातीय ब्यौरा कि लोगों के द्वारा किस प्रकार से काम किया गया, इन ब्यौरों पर परिचर्चा। द्वितीय प्रकार के लेखन में भारतीय गांव सामाजिक विश्लेषण की एक इकाई के रूप में कैसे कार्य करते हैं,
इस पर ऐतिहासिक तथा अवधारणात्मक परिचर्चाएं। द्वितीय प्रकार के लेखन में गांव की एक अवधारणा के रूप में उनकी उपयोगिता के प्रश्न पर श्रीनिवास का विवाद हुआ। ग्रामीण अध्ययन के खिलाफ कुछ सामाजिक मानवशास्त्रियों जैसे लुई ड्यूमो का मानना था कि जाति जैसी सामाजिक संस्थाएं गांव की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि गांव केवल कुछ लोगों का समूह था जो एक विशेष स्थान पर रहते थे। गांव बने रह सकते हैं या समाप्त हो सकते हैं और लोग एक गांव को छोड़कर के दूसरे गांव को जा सकते हैं, लेकिन उनकी ही सामाजिक संस्थाएं जैसे जाति अथवा धर्म सदैव उनके साथ रहते हैं और जहां वे जाते हैं वहां सक्रिय हो जाते हैं। इस कारण से ड्यूमो का मानना था कि गांव को एक श्रेणी के रूप में महत्व देना गुमराह करने वाला हो सकता है। इसके विरुद्ध श्रीनिवास ये कहते थे, या श्रीनिवास का ये मानना था, गांव एक आवश्यक सामाजिक पहचान है। ऐतिहासिक साक्ष्य दिखाते हैं कि गांवों ने अपनी एक एकीकृत पहचान बनाई है और ग्रामीण सामाजिक जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। श्रीनिवास ने ब्रिटिश प्रशासक मानव वैज्ञानिकों की आलोचना की। उन्होंने भारतीय गांव का स्थिर, आत्मनिर्भर, छोटे गणतंत्र के रूप में चित्रण किया। ऐतिहासिक तथा सामाजिक साक्ष्य द्वारा श्रीनिवास ने यह दिखाया कि वास्तव में गांवों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं, यहाँ तक कि गांव कभी भी आत्मनिर्भर नहीं थे और विभिन्न प्रकार के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक संबंधों से क्षेत्रीय स्तर पर जुड़े थे। गांव ग्रामीण शोध कार्यों के स्थल के रूप में भी भारतीय समाजशास्त्र को कई तरह से लाभान्वित करते हैं। इसने नृजातीय शोध की पद्धति के महत्व से परिचित कराने का मौका दिया। नव स्वतंत्र राष्ट्र जब विकास की योजनाएं बना रहा था, ऐसे में इसने भारतीय गांवों में तीव्र गति से होने वाले सामाजिक परिवर्तन के बारे में आंखों देखी जानकारी दी। ग्रामीण भारत से संबंधित विविध जानकारियों की उस समय काफ़ी प्रशंसा हुई, क्योंकि नगरीय भारतीय तथा नीति निर्माता इससे अनुमान लगा सकते थे कि भारत के आंतरिक हिस्सों में क्या हो रहा है। इस प्रकार की जो अध्ययन ने समाजशास्त्र जैसे विषय को स्वतंत्र और राज्य के परिप्रेक्ष्य में एक नई भूमिका प्रदान की थी तथा मात्र आदिम मानव के अध्ययन तक ही सीमित न रह करके इसे आधुनिकता की और बढ़ते समाज के लिए भी उपयोगी बनाया जा सकता है। अब हमारा आगे का पॉइंट आता है उपसंहार कि इन चार समाजशास्त्रियों ने इस विषय को नव स्वतंत्र आधुनिक राष्ट्र के संदर्भ में एक अलग पहचान देने की कोशिश की। किन विभिन्न तरीकों से समाजशास्त्र को भारतीय बनाया गया, इसके उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। अतः गुरे ने इन प्रश्नों से शुरुआत की जो पाश्चात्य मानव शास्त्रियों के द्वारा उठाए गए थे, लेकिन यहाँ उन्होंने शास्त्रीय पुस्तकों से अर्जित अपने ज्ञान तथा एक शिक्षित भारतीय सोच का उपयोग किया। एक भिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले पूर्ण रूपेण पाश्चात्य डीपी मुखर्जी जैसे आधुनिक बुद्धिजीवी ने भारतीय परंपरा की महत्ता को पुनः खोजा। बिना इसकी कमियों के नज़रअंदाज करते हुए मुखर्जी की तरह A.R. देसाई भी मार्क्सवाद से अत्यधिक प्रभावित थे और भारतीय राष्ट्र की समालोचना ऐसे समय में भी की जब इस प्रकार की आलोचनाएं दुर्लभ थी। पाश्चात्य सामाजिक मानव शास्त्र के प्रभावी केंद्रों में रह कर के प्रशिक्षण प्राप्त M.N. श्रीनिवास ने भारतीय संदर्भ में इसका प्रयोग किया और 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में समाजशास्त्र की नवीन कार्यसूची को तैयार करने में मदद की। यह किसी भी विभाग की शक्ति के लिए शुभ लक्षण है जब उसकी एक पीढ़ी अपने पूर्वजों से ज्ञान पाकर उनसे भी आगे निकल जाती है। अब इसमें बताया गया है कि ये किसी भी विभाग के लिए, किसी भी
डिपार्टमेंट की शक्ति के लिए शुभ लक्षण होता है कि उसकी एक पीढ़ी जो है अपने पूर्वजों से ज्ञान लेकर के, ज्ञान प्राप्त करके उनसे भी आगे निकल जाती है। भारतीय समाजशास्त्र में ऐसा होता रहा है कि आने वाली पीढ़ियों ने इन अग्रदूतों के कार्यों की सकारात्मक आलोचना की ताकि यह विषय और अधिक विकसित हो सके। सीखने की इस प्रक्रिया के चिन्ह तथा समालोचक केवल इस पुस्तक में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय समाजशास्त्र में देखे जा सकते हैं कि समाजशास्त्र विषय जो है वो कितना रुचिकर है या कितना आगे प्रेरित करने वाला है, आगे बढ़ाने वाला विषय है।